प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तक आपको पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, सार्प्शन क्या होता है बताया जा चुका है। ये सब टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न में इस लेसन से आपसे पूछा जाता है दाब के प्रभाव के विषय में कि दाब का क्या प्रभाव अधिशोषण पर पड़ता है। तो सीधी सी बात है, देखिए, अगर हम गैसीय अधिशोषण की बात करते हैं किसी ठोस पर, तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस के अणु नजदीक आते हैं। गैस के अणु नजदीक आते हैं अर्थात उनका सांद्रण बढ़ता है। सांद्रण बढ़ने के कारण ठोस पर भी उनका सांद्रण बढ़ता है और अधिशोषण की संभावना बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। लेकिन बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है कि सरफेस निश्चित होता है और उस सरफेस पर जब अधिशोषण होगा तो एक सीमित समय ऐसा आएगा जब वो संतृप्तता पर पहुंच जाएगा और उस समय हम चाहे जितना प्रेशर बढ़ाएं, अधिशोषण में वृद्धि नहीं होगी या नगण्य होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतेगा सतह पर इंटरफेस पर अंतरापृष्ठ पर अणुओं का सांद्रण बढ़ता जाएगा और अधिशोषण की दर घटती जाएगी। अर्थात समय के साथ साथ दाब बढ़ाने पर पहले बड़ी तेजी से अधिशोषण होता है, किंतु धीरे धीरे वृद्धि की दर कम हो जाती है और एक निश्चित दाब के बाद संतृप्तता आ जाती है और अधिशोषण संभव नहीं हो पाता, उसकी दर एक समान हो जाती है। अब आप देखिए अधिशोषण की मात्रा का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई पदार्थ m ग्राम का है जो अधिशोषक है, ठोस हमने जो लिया है वो m ग्राम का है। m ग्राम अधिशोषित कितना कर रहा है? x ग्राम। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा अधिशोषक होगा उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। तो अधिशोषण की तुलना अगर हम करेंगे तो वह नहीं हो पाएगी, इसलिए हम अधिशोषक के एकांक ग्राम में जो अधिशोषण होता है अधिशोषित गैस का, उसे ही हम अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। यही कारण है कि अधिशोषण की मात्रा को x/m यानी एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित मात्रा से व्यक्त करते हैं। तो अधिशोषण की मात्रा अगर पूछा जाता है तो आप सीधे कह सकते हैं कि अधिशोषक के एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित का जो द्रव्यमान अधिशोषित होता है उसे ही हम अधिशोषण की मात्रा या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब बच्चों, दाब बढ़ाने पर जैसा कि हमने बताया अधिशोषण की मात्रा यानी x/m बढ़ेगा। तो इनमें अगर कोई ग्राफ बनाया जाता है, वक्र बनाया जाता है और हम निश्चित ताप पर ये वक्र बनाते हैं तो ऐसे वक्र को अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्यों इसको समतापी कहते हैं? क्योंकि यह वक्र समान ताप पर अधिशोषण और दाब के बीच में बनाया जाता है। इसके लिए फ्राइडलिक ने एक समतापी वक्र दिया था बच्चों। दिस इज द वक्र है ये, है ना। तो वक्र जो होता है फ्राइडलिक का समतापी वक्र, ये है क्या? यह एक सामान्य से सूत्र पर आधारित है। उन्होंने बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा यह पाया कि अधिशोषण की मात्रा जो होती है वो P के एक निश्चित घात, जिसे हम 1/n से व्यक्त कर सकते हैं, के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः x/m बराबर हम ले सकते हैं k × p⁻1/n। बच्चों, इसी समीकरण को फ्राइडलिक का समतापी समीकरण कहते हैं और इसके आधार पर जो वक्र बनाए जाते हैं उनको हम फ्राइडलिक का समतापी वक्र कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि n का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अर्थात 1/n का मान सदैव 1 से कम होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि n और k, n 1
संख्या है, K एक स्थिरांक है। इन दोनों का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता। अगर इनमें हम वक्र खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ को समझने से पहले आप एक चीज देख लें कि सामान्यतः अगर ग्राफ हम देखते हैं तो सपोज करिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक सामान्य ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं। तो वाई अक्ष पर कोई भी अगर राशि रखी जाती है और एक्स अक्ष पर राशि रखी जाती है और इनका समीकरण है y इक्वल टू के एक्स पावर 1। अगर x का पावर n 1 है तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर y इक्वल टू के इंटू एक्स पावर a है, मान लीजिए a एक संख्या है, तो यह वक्र जो होता है अगर a इक्वल टू 1 है तब तो एक सीधी रेखा होगी, अन्यथा यह सीधी रेखा नहीं होगी, एक वक्र होगा। अब आप एक चीज जो ध्यान देने वाली है, ये देखिए कि अगर a का मान 1 से कम है, बच्चों दिस इज द a, अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो सीधा सा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन चूंकि a 1 से कम है तो यहां पर जो घातांक है वह भिन्नात्मक होगा, अतः इसके बढ़ने की दर घटेगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से अधिक है तो a का मान 1 से अधिक होगा और यहां पर y का मान बढ़ेगा और जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा यह वृद्धि अधिक होती जाएगी। तो इसको एक वक्र में जब हम ले जाते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि जब a का मान 1 है, एक सीधी रेखा है, 1 से कम है तो वक्र बनेगा, वृद्धि होगी, लेकिन यह क्या होगा, लगातार घटती जाएगी दर। और अगर a का घातांक 1 से अधिक है तो वक्र सीधा होगा और इसकी दर लगातार बढ़ती जाएगी। इस तरह के वक्र आप केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी विषयों में देखने को पा सकते हैं। तो आप अगर समीकरण देख लेते हैं तो आप वक्र की प्रकृति भी स्वयं बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। ये वक्र ओरिजिन यानी जहां पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वहां से होकर के गुजरते हैं। अब आप देखते हैं कि किस तरह से यहां पे हमें वक्र प्राप्त होगा, यानी अधिशोषण की मात्रा और दाब में वक्र अगर हम बनाएं तो यह समतापी या वक्र किस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो आप देखिए 1/n की वैल्यू लेस देन 1 है, अर्थात यह वक्र बढ़ेगा लेकिन घटते हुए दर पर, सीधी रेखा से नीचे होगा। अब यहां पर आप देखिए ये जो वक्र हमें मिल रहा है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे x/m का मान बढ़ रहा है, लेकिन शुरू में यह मान तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे दाब बढ़ता जा रहा है यह मान बढ़ तो रहा है लगातार, लेकिन क्या है, बढ़ने की दर कम हो रही है। इसीलिए ये रेखा जो शुरू में सीधी दिख रही है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकती चली जाती है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान में रखना है कि दाब बढ़ाने पर x/m बढ़ रहा है, किंतु जैसे जैसे दाब बढ़ता है, अधिक दाब होने पर यह वृद्धि दर घटने लगती है, यानी यह रेखा वक्र के रूप में झुकने लगती है नीचे की तरफ। यह एक वक्र है। इस वक्र में देखिए 3 वक्र आपको दिख रहे हैं जो एक ही दाब के समान मान के लिए x/m के मान प्रदर्शित कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर पर, T2 पर और T3 पर। अगर हम भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर, जैसे ये एक समतापी वक्र ये है, आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा समतापी वक्र ये है, तीसरा ये है। इसमें हमने 3 वक्र इसलिए बनाए हैं कि एक साथ हम टेम्परेचर की भी तुलना कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर T1 से ज्यादा T2 है, T2 से ज्यादा T3 है, और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ने के साथ साथ वक्र क्या हो रहा है, वो नीचे झुकता चला जा रहा है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा घट रही है। तो यह वक्र एक साथ 2 चीजें बताता है। पहला, दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, किंतु जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं यह मान
घटता जाता है या वृद्धि दर घटती जाती है। दूसरा, ताप बढ़ाने पर वक्र नीचे की तरफ जाता है, अर्थात उच्च ताप पर बनाया गया वक्र सदैव नीचे होगा, अर्थात अधिशोषण की मात्रा कम होगी। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट रही है। जैसे यहाँ इस फिगर में आप देखिए, P1 दाब अगर है तो निम्न ताप पर अधिशोषण क्या है, T1 पर ये वैल्यू है, हाई वैल्यू है। T2 पर वैल्यू और घट जाती है, T3 पर वैल्यू और घट जाती है। इस तरह से ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा लगातार घट रही है। तो ये आपके निष्कर्ष हो गए। नेक्स्ट है अब कि अगर हमें n का मान पता करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम लैंगमुर अधिशोषण समतापी जो है उसका हम लॉगरिथम ले लें तो हमें मिलेगा log x अपान m इक्वल टू log k प्लस 1 अपान n log p। ये मैथ की चीज है, सीधे सीधे आप जानते हैं। यहां पर आप देखिए p का घात क्या हुआ है, 1 हो गया है। log p का घात क्या है, 1 है। तो यहाँ यह एक सीधी रेखा होगी, लेकिन चूंकि इसमें प्लस चिन्ह है, log k एक स्थिरांक है, तो यह एक सीधी रेखा का वक्र होगा, लेकिन सीधी रेखा आपकी मूल बिंदु से ना होकर के यह बीच से गुजरती है, एक इंटरसेप्ट कट करती है। बच्चों, यह लाइन थोड़ा सा तिरछी है, इसको आप करेक्ट करके सीधी लाइन मानिए, इस तरह की लाइन है ये। तो यहां पर x अपान m दिखाया गया इस लाइन पर, यहां पर ये y अक्ष है, log p है। log p और log x अपान m में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा, जिसका स्लोप यानी tan थीटा 1 अपान n के बराबर होता है, और इसका जो इंटरसेप्ट यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हैं ये log k के बराबर होता है। इसके द्वारा हम k और n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब आइए हम देखते हैं विलयन प्रावस्था में अगर अधिशोषण होता है तो क्या होगा। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण ठीक उसी तरह से होता है जैसे गैसों में होता है। गैसों में हम दाब की वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पर दाब की जगह पे हम सांद्रण ले लेते हैं। तो इस तरह से विलयन प्रावस्था में अगर हम अधिशोषण को देखते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह हैं अधिशोषण की सीमा ताप बढ़ाने पर घटती है, जैसा कि गैस में होता है। अधिशोषण की सीमा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ती है, जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। अधिशोषण की सीमा यानी मात्रा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। उसी तरह से अधिशोषण की सीमा एवं अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करती है। कितनी ज्यादा अधिशोषण होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा अधिशोषक हमने प्रयोग किया है और क्या पदार्थ अधिशोषित हो रहा है। सेम समीकरण आप यहां भी प्रयुक्त कर सकते हैं, केवल दाब की जगह पे हम सांद्रता ले लेते हैं। तो बच्चों, गैस और विलयन दोनों में एक ही तरह के फार्मूले यूज होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिशोषण के उपयोग क्या है। तो अधिशोषण का उपयोग कई तरह की प्रक्रियाओं में होता है, जैसे अशुद्ध चीनी के शोधन में, कठोर जल के मृदुकरण में, गैस मास्क के रूप में, या फिर उत्प्रेरण में, या निर्वात उत्पन्न करने में। तो ये उदाहरण कभी कभी एक नंबर में 2 उदाहरण पूछे जाते हैं, तो उसे आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।